हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर नीट 2026 फ्रॉम द चैप्टर रे ऑप्टिक्स। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वेव ऑप्टिक्स, उसके कमेंट में सबसे ज्यादा जो चैप्टर का नाम लिखा गया वो था रे ऑप्टिक्स। तो मैं आपको सेकंड वीडियो दे रहा हूं बेटा रे ऑप्टिक्स के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि किसी चैप्टर के ऊपर पहले से वीडियो रिकॉर्ड की जाए तो आप उसका नाम कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये साथ में थ्योरी भी दी जा रही है बेटा, ये आपको पॉइंट कैसे लगे लास्ट मोमेंट पे। ये लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट मंथ में रिवीजन के लिए इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपकी फीलिंग क्या है, ये मेरी फीलिंग है, आपकी फीलिंग क्या है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना है, कंजूसी नहीं करनी है लाइक करने में। वीडियो को पूरा देखें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और नीट 2026 में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था कि अगर हम ये पूरी सीरीज देखते हैं करते हैं तो 30 to 35 क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा विद द फर्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर की अगर आप बात करें तो 2018, 2016, 2012 में दो क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि अब काफी सालों से स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन नहीं आता, बट इसका टॉपिक बहुत बड़ा है। जब आप ये करना शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स तो काफी सारे लेक्चर तो स्फेरिकल मिरर में ही निकल जाते हैं। बट जब आप इस तरीके की ऑब्जर्वेशन करते हैं तब आपको पता चलता है यार क्यों मैंने इतना सारा टाइम इस पे वेस्ट कर दिया बेटा। बट फिर भी हम इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि अब ये 6-7 साल से नहीं आ रहा तो अगले साल नहीं आएगा, आ सकता है कभी ना कभी तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो क्या है ध्यान से देखेंगे, हम सिर्फ नीट के PYQ का एनालिसिस नहीं कर रहे बेटा, आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो जेई मेन के PYQ 2026, 5, 4, 3, 2, 1, 2019 उन सभी ईयर के एनालिसिस के बाद ही आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, जो नीट में आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स बेटा। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। f होता है r/2, पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये जो फोकल लेंथ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि अगर मैं एक मिरर को मीडियम में इमर्ज कर दूं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, अगर मैं मीडियम में इमर्ज कर दूं तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मिरर की फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, लेंस की फोकल लेंथ पे फर्क पड़ता है। फिर आता है बेटा मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u किसके बराबर होता है, f डिवाइड बाय f - u, f - v डिवाइड बाय f। ये भी काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज होता है। फिर आती है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसके क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं बट टेस्ट सीरीज में अक्सर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पता नहीं पेंसिल आज कॉन्टेक्ट क्यों छोड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा u। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो उसके दोनों एंड की इमेज का डिस्टेंस, दोनों एंड के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा। फिर आपको ये याद रखना होता है क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर ये क्वेश्चन चीजें दी होती हैं, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो इरेक्ट इमेज, नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड इमेज, लेस देन 1 हो तो डिमिनिश्ड, ग्रेटर देन 1 हो इनलार्ज, सेम साइज का ये। तो न्यूमेरिकल में जो काम आता है वो ये वाला पॉइंट बच्चों। क्वेश्चन में कहा जाता है कि रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आपको खुद से कंसीडर करनी पड़ सकती है बच्चों। फिर ये इमेज फॉर्मेशन का टेबल कनकेव मिरर का सबको याद होगा, 10th में भी पढ़ा है आपने, 12th में भी, बोर्ड के लिए भी याद किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा इसमें कि ओ ऑब्जेक्ट एंड इमेज
कोइंसाइड करते हैं जब ये जो ऑब्जेक्ट है सेंटर पे होता है बेटा। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 0। मिनिमम डिस्टेंस इज 0 बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बट लेंस में क्या होता है 4f होता है बेटा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, ये जो मैंने शॉट लिए हैं बेटा, ये स्क्रीनशॉट जो हमने लिए हैं, ये जो हमने वन शॉट वीडियो डाली थी उसमें से है। यहां मैं सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूलाज बता रहा हूं बेटा, जिनके ऊपर क्वेश्चन की जरूरत पड़ सकती है या क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर आप पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, तो वो आप वन शॉट वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी क्रिस्प है, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज आपको करवाया गया है। फॉर 2 पोजीशन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज सेम। अगर 2 पोजीशन के लिए कौन कौन सी बेटा, U1 एंड U2, अगर मैग्निफिकेशन सेम है तो एक के लिए इन्वर्टेड इमेज बनेगी इन लास्ट, एक के लिए इन्वर्टेड इमेज इन लार्ज बनेगी, एक के लिए हमारे पास इनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो एक के लिए पॉजिटिव होगी, एक के लिए नेगेटिव मैग्निफिकेशन बेटा, इसीलिए यहां पर ये लगाया गया है। देखिए, तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा यू आता है 2f/m और फोकल लेंथ आती है x1 + x2। x1 x2 क्या है, वो 2 पोजीशंस बेटा जिनके ऊपर हमारे पास, ये वो 2 पोजीशन है जिनके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ओके, आज ये सही नहीं कर रहा टैब का। ये वो 2 पोजीशन है जिनके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बेटा। क्लियर है? ओके, फिर आता है न्यूटन का फॉर्मूला बेटा, ये लेंस में भी है। f² = x1 x2। x1 x2 क्या है, डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द फोकस। इसमें v एंड u क्या होते हैं बेटा, पोल से होते हैं। इसमें v एंड u कहां से होते हैं, पोल से। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जेईई मेन के PYQ से भी उठाए गए हैं, नीट के PYQ से भी उठाए गए हैं, हमारी असाइनमेंट में से भी उठाए गए हैं, हमारी नोटबुक में से भी उठाए गए हैं, हमारे टेस्ट में से भी उठाए गए हैं। जहां से मुझे जो क्वेश्चन अच्छा लगता है, जो अच्छा क्वेश्चन लगा कि हाँ इसके अराउंड होना चाहिए, बट पहले सारे जेईई मेन PYQ का एनालिसिस किया गया, नीट का PYQ, फिर ये जो है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम क्वेश्चन डाल दिए हैं। पूरी उम्मीद है बेटा कि 30 to 35 क्वेश्चन आपको जरूरत मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा, क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। अब बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देगा। कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ f है, ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा है। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर 2f देखेंगे, f देखेंगे, पहली ऑप्शन आंसर मार्क कर देंगे बेटा। ये किसके लिए होता, अगर ये कनकेव मिरर होता बेटा, ये किसके लिए ट्रू होती बेटा, अगर ये हमारे पास कनकेव मिरर होता। तो ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये हमारे पास कनकेव मिरर होता बेटा। क्लियर है? ये तब हमारे पास ट्रू होती, रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज बनती। बट यहां पर क्या है, कन्वेक्स है। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है बेटा, इस पे ही जोर देना है आपको। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या फॉर्म पर करता है बेटा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। तो वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड गलत हो गया, डिमिनिश्ड यहां पर ये 3 टाइम्स है, यहां 1/3। तो क्या इसे सॉल्व करने की जरूरत थी, नहीं थी। कन्वेक्स मिरर आते ही वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव बेटा, माइनस यू कितना है, -2f। जब आप देखेंगे तो ये कितना आ गया, 1/3। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई बेटा, 1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आ भी गया। बट आप इसे डायरेक्ट, कुछ तो गड़बड़ है आज, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते थे बेटा। चलिए देखते हैं आगे, कोई बात नहीं। अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। अब फिर से कौन सा मिरर है बेटा, कन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, तो फोकल लेंथ क्या हो गई बच्चों,
ये हो गई 30/2, ये क्या हो जाएगी +15 हो जाएगी, +15 बेटा। ये कभी करता नहीं है ऐसे, आज पहली बार कर रहा, +15 बेटा। क्या ये बात समझ में आई? फोकल लेंथ कहता है फॉर्म्स एन इमेज हाफ द साइज। कैसी इमेज बनाता है हमेशा? कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट डिमिनिश्ड, तो +1/2 लेंगे बेटा। फोकल लेंथ 15 माइनस यू, ऐसे ही रख दिया बेटा, तो ये आ गया 15 माइनस यू इक्वल टू 30। तो ये यू कितना आ गया बेटा? -15। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है? फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। अब कौन सा मिरर है बच्चों? कनकेव, तो इसकी फोकल लेंथ क्या लोगे? -12। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर, टू बी प्लेस्ड सो दैट रियल इमेज, कैसी इमेज है बच्चों? रियल। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है बेटा? इन्वर्टेड होती है। तो मैं हाइट क्या आ गई? 1, बट ये क्या लोगे इन्वर्टेड के लिए? माइनस। तो कहता ऑब्जेक्ट कहां रखें? तो क्या रखोगे बेटा? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ माइनस यू। ये कितना है? -1, ये 4, ये -12, -12 माइनस यू, माइनस माइनस कट गया बेटा, -12 माइनस यू, ये कितना आ गया? 48। इसको माइनस कर दीजिए बेटा, तो ये कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। तो ये कहां रखा जाएगा बेटा? -60 सेंटीमीटर पे रख देंगे तो हमारे पास इमेज छोटी होगी। अब बात आती है कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं? नहीं बेटा। कैसे? क्योंकि ये फोकल लेंथ 12 है, तो मुझे पता है कि डिमिनिश्ड इमेज के लिए सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो 24 से लेके इन्फिनिटी के बीच में यहां 2 ऑप्शन थी, तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर पाया। अगर मान लो ये ऑप्शन 36 होती, सॉरी 22 होती, जब मतलब 12 और 24 के बीच में होती, तो मैं इसको डायरेक्ट मार्कर कर सकता था। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। फिर क्या कहता है बेटा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दिस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी आपको 1.5, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द concave mirror. The concave mirror forms its real image of height. कैसी इमेज बनाएगा बेटा? रियल। वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी बेटा। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, f डिवाइड बाय f माइनस यू, -3, 1.5, ये क्या आ जाएगा बेटा? f -15। तो ये कितना बच गया? अगर आप मेरा साथ दें बेटा, तो ये बन गया 2, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, f + 15 इक्वल टू f। तो ये -2f, ये पहली बार ऐसी प्रॉब्लम दे रहा है बेटा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों दे रहा है। तो -30 ये आ जाएगा 3f। किसी भी और वीडियो में आपको ये थोड़ा सा लैग नहीं मिलेगा जो इस वीडियो में मिल रहा है। अगर आपने कोई और देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जो थोड़ी सी लैग आ रहा है इसमें बच्चे कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने पहले वीडियोस देखी हैं, हाँ मेरी फोटो आगे आ गई थी, वो जरूर दिक्कत क्रिएट करती है ना। तो क्या होगा बेटा? H0 दे दिया, HI दे दिया, U दे दिया, तो हमने यहां से क्या निकाल लिया? F निकाल। आगे बढ़ते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, its real image is formed at 20 सेंटीमीटर from the concave mirror। बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पहले भी आ चुका है बेटा। फ्रॉम द concave mirror, if the object is moved by 0.1 सेंटीमीटर, this delta u is very small बेटा। तो अगर मैं पहले यहां से क्या निकालूं? रियल इमेज, v एंड u पता है, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? -v/u, -20/-10 -2।
क्लियर बात। अब कहता है इमेज कितना मूव करेगी, डेल्टा वी बाय डेल्टा यू बेटा, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, वो क्या होती है -m², तो वो कितनी आ गई -4, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा -4 इंटू 0.1, ये हो जाएगा -0.4, तो ये 0.4 जाएगा। अब अवे जाएगा या टूवर्ड जाएगा बेटा, अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड, अगर हमारे पास ये कनकेव मिरर में बेटा, अगर हमारे पास इस कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट टूवर्ड मूव करता है, ऑब्जेक्ट टूवर्ड मूव करता है, तो इमेज बेटा हमारे पास अवे जाती है। क्लियर बात, इमेज कहां जाती है बेटा, अवे जाती है। वैसे वी बड़ा था तो मैं इसको यहां ड्रॉ करना चाहिए था, इमेज अवे जाती। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या आएगा बच्चों, अवे फ्रॉम द मिरर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले बेटा, बस ये 2-3 क्वेश्चन और हैं मिरर के ऊपर, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। 3 क्वेश्चन आए हैं तो आप इसे लेस वेटेज में डाल सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन भी कम लिए हैं इसके। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ए इज बी। यहां बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए है तो फोकल लेंथ a/2 होगा। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस किसका, ऑब्जेक्ट का फ्रॉम फोकस बेटा, तो ये b है। तो हमें क्या पूछ लिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस, x1 x2 इज इक्वल टू f², तो x2 क्या आएगा बेटा, a²/4b, a²/4b बेटा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा, कमेंट करना है और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट दिस एंड दिस फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर। 2 ऑब्जेक्ट रख दिए बेटा, तो पहले की इमेज कहां बनेगी, v1, ऑब्जेक्ट है -15 पे, फोकल लेंथ कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो इसका आधा होगा बेटा -20। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा 60। मैंने सीधा कर दिया, वैल्यू आप इसमें पुट कर लेंगे बेटा। v2 1/v2 क्या आ जाएगा -25 इक्वल टू 1/-20। यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा -100। इस क्वेश्चन को पिक इसलिए किया है कि एक हमारे पास पॉजिटिव है, I1 हमारे पास पॉजिटिव है बेटा, तो ध्यान देना है पहली ऑप्शन क्या दे रखी है क्वेश्चन सेटर ने 40, कि बच्चा फटाफट से इन दोनों को माइनस करे और काम बन जाए। ये 60 है और ये कितना है बेटा 100, तो सेपरेशन कितनी आएगी बच्चों 160 जो है वो आएगा सेपरेशन। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो इस बात का ध्यान रखना है, ये 160 होता है। फिर आता है रिफ्रैक्शन बेटा। रिफ्रैक्शन अगर आप देखें तो 23 में, 22 में, 19 में, 16 में, 7 में 2 बार, इनमें भी 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तो एक पेपर हुआ था अलग से हुआ था, एक मणिपुर वाला शायद, है ना, तो उस पेपर में भी एक एक क्वेश्चन आया था, उस तरीके से ये बना हुआ है बेटा। तो आपने देखा काफी सारे क्वेश्चन आए, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सिंपल रिफ्रैक्शन है, TIR है और हमारे पास एपरेंट डेप्थ है। इन सभी टॉपिक के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेटा। फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ये क्या हो जाएगा C/V, क्या होता है बेटा C/V। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V हो गया। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब μ2/μ1 करते हैं तो ये V1/V2 λ1/λ2 हो जाएगा बेटा। अगर आप इन दोनों का फॉर्मूला देखेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, ये हमारे पास क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमारे पास परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी जो मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा था, और ये क्या हो जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है भी,
तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ, म्यू1 साइन आई, म्यू2 साइन आर। एंगल किसके साथ लेने होते हैं? नॉर्मल के साथ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेटा नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट जेई मेन में रिसेंटली 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं बेटा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? टी बाय कॉस आर साइन 1 माइनस आर। अब ये फॉर्मूला एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है बेटा। जिन बच्चों को आता है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है, रैंकर जिनको हम बोलते हैं, सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी अच्छा लेते हैं, उनको ये फॉर्मूला याद होगा। और अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। नॉर्मल इंसिडेंस में बेटा इनको हम एंगल को 0 ले लेते हैं नियरली, तो साइन आई के बराबर आ जाता है और कॉस आर 1 के बराबर। ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था वन शॉट में, बट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि रिसेंटली जेई मेन में काफी बार देखा गया है बेटा। फिर टीआईआर बच्चों, टीआईआर की कंडीशन क्या होती है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी हो, तब हमारे पास जो रे है वो ग्रेज करेगी या फिर टीआईआर कर जाएगी। कंडीशन क्या होती है? साइन थीटा सी म्यू आर बाय म्यू डी। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर मीडियम, ये क्या होता है? म्यू2 बाय म्यू1। म्यू2 होता है जिसमें रे जाने वाली थी और म्यू1 होता है जिसमें से रे ट्रेवल कर रही है। तो ये म्यू2 बाय म्यू1। क्लियर है बच्चों क्या कह रहा हूं? फिर अगर आप देखें, ये एक स्पेशल केस था टीआईआर का कि एक फेस पे लाइट इंसिडेंस होती है और उसके परपेंडिकुलर फेस से टीआईआर हो रहा है। तो यहां पर इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है बेटा कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि फेस कैसा होना चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर फेस होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर फेस से टीआईआर, तो ये किस एंगल के लिए होगी बेटा? साइन अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। नीट में ऑलरेडी 3 से 4 बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है पूछा जा चुका है बेटा। ओके क्लियर है? फिर एपरेंट डेप्थ क्या होती है बेटा? म्यू2 बाय म्यू1 इंटू एच बेटा। एच क्या है? जिसमें सॉरी एक्चुअल डेप्थ है। म्यू2 क्या है? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जाएगी। म्यू1 जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा है बेटा। फिर ऐसे स्लैब के केस में आता है बेटा, ये एच है, तो ये एपरेंट डेप्थ कितनी दिखाई देगी? एच बाय म्यू। शिफ्ट कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का? तो वो होगा एच माइनस एच बाय म्यू, तो 1 माइनस 1 बाय। मल्टीपल स्लैब में इससे सिंपली ऐड हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा, और अगर आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो वो वन शॉट वीडियो में अवेलेबल है बच्चों। क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है इसमें? हमने थ्योरी बिल्कुल क्रिस्प रखी है बेटा, क्योंकि हमारा मेन मोटो जो है वो क्वेश्चन को करना है, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो नीट में आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं बेटा। क्लियर है? शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। इन अ मीडियम, एक सेकेंड, तो in a medium the speed of light wave decreases to this times the speed in free space। मीडियम में जो स्पीड है डिक्रीजेस टू है, यानी कि फाइनल ये बन जाएगी बेटा। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया बेटा? c बाय वी। v कितना है? 0.2, तो ये 5 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं यहां n से लिख लेता हूं। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज x/1। ये किसके बराबर होता है बेटा? म्यू आर एप्सिलॉन आर बच्चों। अब क्या कह रहे हैं? म्यू आर 1 है, तो हमारे पास यहां 5 क्या बच गया? एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर कितना बच गया बेटा? 25। द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कितनी आ गई? 25/5, 5/1। और ये कितनी गिवन है? x/1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है? अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लाइट वेव विद वेवलेंथ λ1 फ्रीक्वेंसी दिस एंटर अनदर मीडियम। ये पहला देखिए किसके ऊपर बेस्ड था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में। दूसरा है मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस
ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन कितना बढ़िया है। एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 45 एंड 30 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखें तो μ1 साइन 45 इज इक्वल टू μ2 साइन 30। तो ये μ1 बाई μ2 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 था, उधर चला गया, तो ये क्या बच गया 1/√2। अब कहते हैं देन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज विद चेंज इन ए मीडियम। वेवलेंथ डिपेंड करती है बेटा, μ1 बाय μ2 किसके बराबर था, v2 बाय v1 λ2 डिवाइड बाय λ1। तो ये किसके बराबर है 1/√2। तो λ2 कितना आ जाएगा बेटा, λ1/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, λ1/√2 एंड फ्रीक्वेंसी सेम। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में √2 यहां दिया है, चांसेस ऑफ एरर काफी ज्यादा है अगर आपने यहां रेशो लेने में गलती कर दी बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस बेटा, एक लाइट रे फॉल कर रही है, ग्लास स्लैब की थिकनेस गिवन है 4√3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा बेटा स्लैब का, साइन थीटा 1/μ, तो ये आ गया 1/√2, तो ये इसका मतलब थीटा सी इज 45, और यही हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा। द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया बच्चों, अब मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, ये 1/√2 है, ये √2 है, ये साइन आर है। तो आर कितना आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा 1/2, तो आर कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई। अगर ये 30 डिग्री आ गया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था जेई मेन में ये काफी क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। तो ये क्या होता है, टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर बच्चों। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस आर कितना है 30 डिग्री, साइन आई कितना है 45 माइनस 30 डिग्री। क्योंकि यहां साइन 45 की जरूरत साइन 15 की जरूरत पड़ने वाली थी, तो हमें दिया भी गया है, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। टी किसके बराबर है 4√3, कॉस 30 √3/2, साइन 15 0.25, ये कट गया बेटा, 4 इंटू 0.25 1 हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर है 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। बहुत मेहनत लगाकर ये क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लेकर आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये क्वेश्चन बने बनाए पड़े हैं, सिलेक्ट करने पड़ते हैं। क्वेश्चन तो सारे हैं, असाइनमेंट तो सारी हैं, बट सिलेक्ट करनी पड़ती हैं बेटा। ओके, तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा, फुल टाइम दे रहा हूं मैं, डे नाइट आपके लिए। बस मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए बेटा। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ज्ञानिस्ट ऐप प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सपोर्ट किया है, आपको जो नीट पीवाईक्यू जेई मेन पीवाईक्यू के बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन आपको दिए हैं, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करिए बेटा। ऐप को डाउनलोड करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने देखिए बच्चों अपने नोट्स में से उठाया, क्योंकि मुझे वो असाइनमेंट में से ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहा था। है तो सही असाइनमेंट में काफी बार बच्चों को करवाया गया है, ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी काफी बार डाला गया है, बट यहां पर मैं अपने नोट्स में से ही डायरेक्ट ले आया, सो दैट आपको भी लगे कि हाँ भाई नोट्स में भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं बेटा आपको, ठीक है। और इन्हीं में से क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर 2025 में इतने टफ एग्जाम में भी 37 क्वेश्चन आ गए थे बेटा। द डिस्टेंस, अगर आप मेरे रेगुलर नोट्स देखेंगे ना बेटा, तो जेई मेन के जितने भी हमने ये पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में से ही मिल जाएंगे कि यार बिल्कुल उसी के जैसा सिमिलर है। नोट्स अगर आपको सारे नोट्स अच्छे से आ गए तो समझो आप आसानी से नीट तो कर ही सकते हैं, जेई मेन भी कर सकते हैं।
इसीलिए हम मई में एक जो है बैच भी लॉन्च करेंगे बेटा, ऑनलाइन बैच लॉन्च करेंगे। फीस बहुत ही कम रहेगी बेटा, ठीक है, फीस बहुत ही कम रहेगी, उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। जब इतना कुछ फ्री में दे रहे हैं बेटा तो उसकी भी फीस बहुत कम रहेगी, जो बच्चे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। फीस से ज्यादा बात है कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी, डिटेल में आपके लाइव डाउट सेशन होंगे जो कोई नहीं प्रोवाइड करता बच्चों। आपके वीक में 2 क्लासेस लाइव डाउट सेशन होंगी जो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, ओके। तो अपने जूनियर्स को बेटा जो नीट 2027 की तैयारी करेंगे उन सभी बच्चों को आप रेफर करिएगा। द डिस्टेंस एट विच फिश अपीयर टू द बर्ड, जब ये डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है बेटा तो इसकी एपरेंट डेप्थ क्या होती है, h/μ होती है बच्चों। तो अगर मैं देखूंगा फिश का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, वो हमारे पास क्या होगा, फिश का डिस्टेंस एपरेंट, तो फ्री सरफेस से डिस्टेंस कितना होगा, h/μ, h कितना है यहां d है, इसका डिस्टेंस मैंने क्या ले रखा है बेटा क्वेश्चन में, d, तो d/μ इसकी एपरेंट डेप्थ होगी इस सरफेस से। एयर में तो बर्ड को कोई रिफ्रैक्शन नहीं फील होगी तो एयर की हाइट सेम रहेगी बेटा, तो ये 24/4/3 प्लस 36 बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 54। वहीं अगर हमारे पास बर्ड की हाइट देखनी हो विद रिस्पेक्ट टू फिश तो वो किसके बराबर होगी, अब फिश ऑब्जर्वर है बेटा तो उसको वाटर के अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं दिखेगी तो ये डी, जब एयर से वाटर रेज आएंगी तब उसको रिफ्रैक्शन दिखेगी बेटा, तो वो ऑब्जेक्ट कहां दिखता है, ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो उसकी इमेज कहां बनती है, ऊपर बनती है, कितना होगा, μh बेटा। ये कैसे आप याद रख सकते हैं, वही h एपरेंट क्या होता है, μ2/μ1/h। अब अगर ये रेयर मीडियम में है तो ये μ2 हो गया, ये μ1, तो यहां पर μ2/μ1 यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको, तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना होता है बेटा, क्लियर है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 4/3 इंटू 24, तो ये कितना आ गया बच्चों, 24 प्लस यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी, देखो वैल्यू पुट करते समय d की वैल्यू कितनी है बेटा, 24, ये कितना है 336 बेटा, 48 हो गया, 24 प्लस 48 ये कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एंड दिस are put in a container as shown. Height of each column is 6 centimeter. A coin is placed at the bottom of beaker for the near normal vision. The apparent depth of the coin is this. The value of alpha. Apparent depth बच्चों, apparent depth का क्या फॉर्मूला था, एक के लिए होती है h/μ, जब दो हो तो h1/μ1 प्लस h2/μ2 बेटा। क्या ये मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको, ये हमने वन शॉट वीडियो में भी फॉर्मूला लिखा था। अब बच्चे इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि सर μ1 μ2 कौन से लेने हैं, बेटा ये हाइट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा नहीं सोचना कि यहां से तो ये इधर जा रहा है तो सर इसको मैं यहां पर जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्यों नहीं लिया, ये बेटा सम जो आया है ना वो उसको कंसीडर करके ही आया है। ये कहता है कि अकेली स्लैब रखते तो इतना शिफ्ट होता, ये दूसरी अकेली स्लैब रखते तो इतना शिफ्ट होता, दोनों को रख दिया बेटा तो वो इफेक्ट कंसीडर हो गया तो इतना टोटल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे लेने जैसे एक स्लैब एक टाइम पे रखी हो, तो 6 डिवाइड बाय 8/5 ये कितना आएगा, 6 डिवाइड बाय 3/2, तो ये बच्चों यहां पर बन गया 4, यहां पर ये 3 ये 4, तो ये आएगा 15/4 बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 31/4 सेंटीमीटर। हमें कितना गिवन था, α/4 बच्चों, तो ये अल्फा कितना आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। तो क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स है तो आप समझ सकते हैं कि ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, ओके।
माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में भी इसके बारे में बात की जाती है। ये जो माइक्रोस्कोप होता है इसको ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं। क्या मतलब होता है? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर बेस्ड, वो यही कॉन्सेप्ट है बेटा, यही क्वेश्चन है। अलग से एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ बकेट। एक बकेट है, उसके बॉटम पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था, उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप फोकस्ड है। अब यहां पर मान लो ये हमारे पास क्या है बच्चों? माइक्रोस्कोप है। इसको ऐसा बना लेते। इफ द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 इज पोर इनसाइड द बकेट, द माइक्रोस्कोप हैव टू बी रेज्ड बाय। अब जब मैं इसके ऊपर एक लिक्विड डाल दूंगा तो माइक्रोस्कोप को हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। कितना बच्चों? ये शिफ्ट करना पड़ा 30 सेंटीमीटर, रेज्ड बाय 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक स्केल लगा होता है बेटा, माइक्रोस्कोप, ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है। ये जो स्केल होता है, मैं ये एडिशनल बात बता रहा हूं, वर्नियर स्केल होता है बच्चों। ये किस में काम आएंगी? ये दोनों बातें बेटा ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में काम आएंगी बेटा। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब कैसे फाइंड करते हैं, तो वो ये सेटअप यूज करके इसमें शिफ्ट फाइंड करके। अब अगर हम माइक्रोस्कोप के फोकस की बात करें तो उसको डिस्टेंस सेम रखना होता है। अब ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? यहां पर। ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये कितना शिफ्ट होगा? डिस्टेंस तो ये सेम रखना था बेटा x, तो जितना ये माइक्रोस्कोप शिफ्ट होता है उतना ही ये हमारे पास ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है बेटा। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। किसके बराबर होगा? h 1 - 1 बाय म्यू 30 सेंटीमीटर। h कितना है बच्चों? वो हमें निकालना है। 1 - म्यू कितना है? 5/3 इक्वल टू 30। तो ये कितना बनेगा बेटा? 1 - 3/5 30। ये किसके बराबर बन गया? अगर आप देखो तो ये बन गया 2/5 30 बच्चों। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आई बेटा बात? तो इस क्वेश्चन से हमने 2-3 चीजों को एक साथ समझा कि ये कैसे काम करता है, एंड इट बिलोंग्स टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बेटा। उसमें ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप वर्ड यूज करेगा और यहां पर वर्नियर स्केल दे देता है, तो लीस्ट काउंट वगैरह से भी ये रीडिंग मेजर करने के लिए कह सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आइस क्यूब हैज बबल इनसाइड, व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड द apparent डिस्टेंस ऑफ द बबल इज। ये भी क्लास में भी क्लास नोट्स में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होता है बेटा। तो मैंने वहां से नहीं उठाया, सीधा एक क्वेश्चन उठा लिया असाइनमेंट में से। apparent डिस्टेंस ऑफ द बबल इज 12 सेंटीमीटर। जब इसको एक साइड से देखा गया तो इसका apparent डिस्टेंस कितना था बेटा? 12। एंड व्हेन व्यूड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, तो इसका apparent डिस्टेंस कितना था बेटा? 4। मान लो इसका जो ये थिकनेस है ये x है और ये वाली बेटा y, तो ये apparent क्या होगा? x/μ, और ये कितना होगा बेटा? y/μ। तो अब अगर हम देखें द इफ द साइड ऑफ द आइस इज 24, x + y किसके बराबर हो गया? 12μ + 4μ। और ये टोटल साइड कितनी गिवन है बेटा? 24। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो 16μ इक्वल टू 24, 8 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, 3/2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3/2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वही है बेटा जो मैं आपको पहले भी जोर देकर कह रहा था, काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर बेटा। क्या कह रहा है? ट्रांसपेरेंट ब्लॉक। इसके ऊपर 2-3 बार नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है बेटा। ट्रांसपेरेंट ब्लॉक having refractive index is surrounded by another medium of refractive index 1. The light ray is incident on the flat face with angle this. What is the maximum value of theta for which the light suffer TIR? अब साइन थीटा की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए बेटा? √μ² - 1। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि एंगल कितना है बच्चों?
90 डिग्री। तो अगर परपेंडिकुलर फेस पे TIR हो रहा है तो आप ये लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं। नीट PYQ में भी मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन करके दिखाया था, अगर आपने हमारी नीट PYQ सीरीज की रे ऑप्टिक्स की वीडियो देखी होगी बेटा। क्लियर है। तो सिंपल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है, रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू स्क्वायर की वैल्यू 1.25 को आप लिख सकते हैं 5/4 बच्चों, तो ये 25/16 माइनस 1, तो ये क्या आएगा, रूट 9/16, 3/4। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 3/4। अब अगर ये ऑप्शन में हो तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो फिर आपको वो ट्रायंगल बना के, जो आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, फिर आप बेस लिख सकते थे √7, फिर कॉस थीटा टेन थीटा लिख सकते थे बेटा। क्या ये बात समझ में आई? बट दिस इज अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला बच्चों, इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या कह रहा है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क शुड बी प्लेस्ड ओवर द सोर्स ऑन द सरफेस टू कट ऑफ ऑल द लाइट। ये भी क्वेश्चन हमारे पास था। एक सोर्स, मान लो ये कोई वाटर सरफेस है, इससे कुछ h डिस्टेंस नीचे एक सोर्स रखा हुआ है। इस सोर्स से जो लाइट बाहर जा रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा बेटा, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ जाएगा। बट जब थीटा सी के बराबर हो गई, जब उससे बढ़ी, तो ये लाइट अब बाहर नहीं जाएगी, ये लाइट अब बाहर नहीं जाएगी बेटा। तो वो मैक्सिमम ऐसे जा सकता है, इधर भी ऐसा जा सकता है बेटा, इधर भी मैक्सिमम कितने एंगल तक इंसिडेंस कर सकता है बच्चों, थीटा सी। अब ये पूरा एक कोण के ऊपर होगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये टिप है, ये पेन है, अगर मैं इधर थीटा सी बना रहा हूं तो इसको घुमाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ऊपर एक कोण, और ये क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर एरिया बेटा। अब ये कहता है कि अगर इस सोर्स की सारी लाइट बाहर से कट करनी है तो मैं इतने डायामीटर का, इतने रेडियस का एक डिस्क रख दूं तो बाहर कोई लाइट नहीं आएगी। तो क्या कहता है, मिनिमम डायामीटर ऑफ द डिस्क, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, h/√μ² -1। म्यू कितना है, 5/3। मेरा साथ देंगे बेटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। h कितना है, 4 बच्चों, h कितना है, 4। ओके, एक सेकेंड, पेन काम करना बंद कर रहा है अभी। h कितना है बच्चों, 4, रूट 5/25/9 -1 बेटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4/3, कट गया 3। तो ये रेडियस है, डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों सबको? क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। कोई भी क्वेश्चन नीट में अभी तक नहीं आया है, बट जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इसके करके दिखाऊंगा बेटा, किस तरीके से ये सॉल्व होता है। ओके, फॉर्मूला इसका बड़ा सिंपल सा है बेटा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। जिधर से रे जाएगी, यहां पर जो डिवाइडिंग बाउंड्री है उसके सेंटर से उस तरफ पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव बेटा। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रेवल करेगी वो μ1, दूसरा मीडियम μ2 होगा। क्लियर है। अब अगर आप देखें, ये क्वेश्चन है, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट एयर फ्रॉम द ग्लास, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसमें है बेटा, ग्लास में। अब हो सकता है काफी बच्चे बोले सर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ दीजिए। जेईई में बेटा काफी सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि हर साल सेम ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कभी भी नया हो सकता है। क्लियर। तो ये μ2 हो गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, ऑब्जेक्ट किसमें है, एयर में, ऑन द ऑप्टिक्स एक्सिस ऑफ द सरफेस सो दैट इट्स रियल इमेज, सो दैट इट्स अ रियल इमेज बेटा, रियल इमेज फॉर्म्ड एट आई इनसाइड द ग्लास बच्चों। द लाइन OI intersect the spherical surface at P such that PO
इज इक्वल टू पी आई। द डिस्टेंस पी ओ बताना है। तो सिंपल बेटा, ये वाला मीडियम μ1 हो गया, ये वाला मीडियम μ2 हो गया बेटा। तो अगर मैं लगाऊंगा μ2 बाय v, μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 कितना है 1.5, v कितना है बच्चों, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी, ये वाली, और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। μ1 कितना है 1, u कितना है -x, इक्वल टू 1.5 माइनस 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर r बेटा। तो ये हमारे पास x कॉमन आ गया, 1.5 प्लस 1 हो गया बेटा, ये हमारे पास 0.5 r हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2.5 r डिवाइड बाय 0.5, ये कितना हो जाएगा 5 r। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा 5 r। ओके, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर is incident on a convex spherical glass surface of radius of curvature this, refractive index this, the rays converge to a point at a distance x centimeter from the center of curvature of the spherical surface। क्या कह रहा है, एक पैरेलल बीम ऑफ ट्रेवलिंग इन एयर, एक पैरेलल बीम ट्रेवलिंग इन एयर, एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, कन्वेक्स ग्लास सरफेस के ऊपर फॉल करता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चों 50 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। ये रेज कन्वर्ज होती हैं किसी पॉइंट पे, कहां पर वो हमें निकाल लेना है पहले। μ2 बाय मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है बच्चों v, तो ये v माइनस μ1 बाय इंफिनिटी हो गया बच्चों ये, तो ये 1.5 माइनस 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरफ क्या लिया जाएगा पॉजिटिव, और इधर ही सेंटर होगा बेटा, तो ये +50, तो 1.5v यानी कि 1/100, v कितना हो जाएगा बच्चों 150 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब ये 50 है, हमसे डिस्टेंस कहां से पूछा है, ये आंसर नहीं है बेटा, हमसे डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस कहां से होता है, पोल से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना आएगा बच्चों, ये y निकालना है, तो ये आएगा 150 माइनस 50 यानी कि 100। तो ध्यान देना है क्वेश्चन पे इन चीजों का कि डिस्टेंस कहां से निकालना है। इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने के दो कारण थे, पहला आप इस चीज को समझें, दूसरा आप ये देखें कि डिस्टेंस कहां से पूछा गया। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है बच्चों, लेंस है। लेंस के क्वेश्चन लगातार हर साल आ रहे हैं। 23 में 2 पेपर हुए थे, 4 क्वेश्चन थे, यानी कि दोनों में 2-2 क्वेश्चन थे। 21 में 2, 19 में 3, ये एक उड़ीसा वाला पेपर शायद उठाया होगा उसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो ऐसे हमें लेंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा। तो आप ये मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो लेंस का आएगा ही आएगा, +4 मार्क्स आपके अगले 20 मिनट में कंफर्म हो जाएंगे बेटा। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f बच्चों। f क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों हमारे पास, ये होती है μl/μs माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो म्यू लिखा होता है बेटा, ये क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये जो म्यू होता है क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बच्चों। तो इस वजह से ये इस तरीके से लिखा होता है। क्लियर है। मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है बेटा, HI/HO V/U, ये होती है F डिवाइड बाय F प्लस U इक्वल टू F माइनस V/F। क्लियर है बेटा। ये सेम है, बिल्कुल सिमिलर है जैसी हमारे पास मिरर में थी। इससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम देखेंगे, और बहुत सारे आते हैं। जेईई मेन में तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर भरे पड़े थे। मैग्निफिकेशन जैसे हमने बताया अभी अभी आपको बेटा, ये बिल्कुल सेम ऐसी है जैसी मिरर का फॉर्मूला था। और यहां पर इस फर्क पड़ जाता है बेटा। मिरर में
जब v नेगेटिव होती है तो रियल इमेज होती है, बट यहां पर कन्वेक्स लेंस में जब v नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है, v पॉजिटिव है तो रियल इमेज है। इस बात का ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्शन में फर्क पड़ता है। ये वन शॉट वीडियो में भी मेंशन किया गया था, बार बार मेंशन किया गया था बेटा। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको लगा भी होगा, ये एग्री करते होंगे कि हाँ यार ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर टेस्ट में और सब चीजों में पूछे जाते हैं। और सेम मैग्निफिकेशन बेटा, ये वही कंसेप्ट है। अगर मैग्निफिकेशन सेम है तो f क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और डेल्टा u क्या हो जाएगा 2f बाई m, जैसा हमने मिरर में देखा था बेटा। न्यूटन्स फॉर्मूला बच्चों, न्यूटन फॉर्मूला क्या है, x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बेटा। क्लियर, x1 x2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है बच्चों, ये होती है 1 बाई एफ, मिरर की क्या होती है -1 बाई एफ। अगर लेंस कॉन्टेक्ट में हो तो P1 प्लस P2। मैग्निफिकेशन, अगर दो से ज्यादा लेंस या मिरर के साथ कोई रे इंटरेक्ट करती है तो M1 क्रॉस M मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M3 होता है। इक्यू कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाता है तो R बाय सॉरी ये इक्यू कन्वेक्स है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं तो R बाय 2 म्यू -1। इक्यू कनकेव में फॉर्मूला सेम है, माइनस लग जाएगा। अगर आप इक्यू प्लेनो कन्वेक्स देखें तो वहां एक रेडियस इन्फिनाइट हो जाएगा तो R बाय म्यू -1, प्लेनो कनकेव के लिए -R बाय म्यू -1। फिर हमारे पास स्पेशल केस आता है जिसमें दो लेंस हो और बीच में जो कोई लिक्विड है वो फील्ड हो। ये दोनों कन्वेक्स लेंस हो सकते थे, कोई एक कन्वेक्स दूसरा कनकेव हो सकता था, कैसा भी सिनेरियो दिया जा सकता है। इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, सभी का सम, या फिर हमारे पास सभी सरफेसेस पे 4 सरफेसेस हैं, 1 2 3 4, इन चारों पे रिफ्रैक्शन का पावर का फॉर्मूला लगाकर। सिल्वरिंग ऑफ लेंस बेटा, अगर आप इस सरफेस को सिल्वर कर दो तो ये जो रे आ रही है ये वापस चली जाएगी बेटा, ये रे जो आ रही है ये टकराएगी और वापस चली जाएगी। तो ये ओवरऑल किसकी तरह काम करता है, मिरर की तरह। तो पावर इक्विवेलेंट होगा 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो पावर ऑफ लेंस होती है 1 बाई एफ एल, तो 2 बाई एफ एल हो गया। पावर ऑफ मिरर होती है -1 बाई एफ एल। दिस इक्विवेलेंट एक्ट एज मिरर, इसलिए यहां -1 बाई एफ इक्विवेलेंट आ जाता है। क्लियर है बेटा। फिर न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड आता है इसमें कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक स्क्रीन पे उसके इमेज बनाई जाती है, ये भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट हो जाता है बेटा। इस स्क्रीन पे इसकी इमेज बनाई जा रही है, अगर इसकी इमेज इस स्क्रीन के ऊपर बनाई जा रही है बेटा तो लेंस की 2 पोजीशन होती हैं जिसके लिए यहां पर इमेज बनती है। तो इन पहले तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4f से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है 4f। यहां हमने वो टेबल इंक्लूड नहीं किया है बेटा, टेबल आप अपने नोट्स में से जरूर पढ़ें। जो यहां पर इमेज फॉर्मेशन का टेबल होता है जो सेम एज ऑफ कनकेव मिरर होता है, वो आपको नोट्स में से जरूर पढ़ लेना है। ओके। फिर हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है बेटा d² माइनस, यहां x² था बच्चों, d² माइनस x²। x² क्या है, दोनों पोजीशन के बीच का गैप, डिवाइड बाय 4। फिर ये जो 2 पोजीशन है इनमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, u1 इक्वल टू v2, v1 इक्वल टू u2 बेटा। क्लियर है। मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा बेटा। हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो रूट h1 h2 के बराबर होगा। m1 माइनस m2 किसके बराबर होगा बेटा, x बाय f के बराबर होगा। क्लियर है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस आर दिस एंड दिस। कन्वेक्स लेंस के दोनों साइड के, कई बार ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया बेटा, कई बार बच्चे साइन पुट करने में गलती करते हैं। अगर इसकी फोकल लेंथ इतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, जब आप इसकी फोकल लेंथ लिखोगे तो म्यू -1 1 बाय r1 -1 बाय r2 फॉर्मूला होता है बेटा। r1 पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर इधर से रे आ रही है तो दिस विल r1,
अगर इधर से रेज आ रही है तो दूसरी सरफेस ये होगी, तो ये R2 होगी। अब अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये 12 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है R1। जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है बेटा वो पॉजिटिव होगा, उसके ऑपोजिट नेगेटिव होगा। तो इधर जा रही है तो ये रेडियस R1 क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। R2 क्या होगा बेटा, -R2 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू पुट करनी थी। दोनों के रेडियस क्या क्या गिवन थे बेटा आपको, सॉरी, तो यहां पर आपको ये समझना था कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कन्वेक्स में ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/12 म्यू -1, ये आएगा 1/10, ये आएगा 1/15। अगर आप यहां पर इसका एलसीएम ले लो बेटा, ठीक है, 3 + 2 5, ये हमारे पास 6 है, ये 2 है बेटा, तो क्या आ जाएगा 1/2 म्यू -1, तो म्यू कितना आएगा बेटा 3/2 आएगा। क्या आएगा बेटा 3/2 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अ डबल कन्वेक्स लेंस has focal length 25 centimeter. The radius of curvature of one of the surface is double of the either. ये वही बात हो गई। The radius and the radii, find the radii if the refractive index of the material is this. तो बेटा 1/f 1.5 - 1, एक रेडियस r ले लो, दूसरा रेडियस क्या आएगा बेटा, मैंने क्या बताया आपको, डबल कन्वेक्स में दोनों का प्लस आएगा, क्योंकि एक R होगा तो दूसरा -R2 होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सर्फेस इज डबल ऑफ द अदर बेटा। क्लियर है? क्या ये समझ में आया बच्चों? 1/2, ये कितना हो जाएगा 2R एलसीएम 2 + 1। फोकल लेंथ कितनी है 25, तो ये हमारे पास कितना बच गया 1/25 3/4R। तो हमारे पास R कितना आ गया बेटा 75/4 आ गया, तो ये आ गया 18.75। तो दूसरा क्या हो जाएगा R2, वो 2R था बेटा, तो वो हो जाएगा 37.5। तो क्या आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? फिर हमें क्या कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स लेंस। अगर ये एक कन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी कौन सी इमेज बना रहा है बेटा, रियल इमेज। तो रियल इमेज किधर बनेगी, इस तरफ। अब ये जो रियल इमेज है इट इज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट नेगेटिव आएगी बेटा, मैग्निफिकेशन क्या आएगी -2, क्योंकि इमेज इज रियल। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। ये आपको बात समझनी होगी। क्लियर है? तो ये मेरे पास कितना आएगा बेटा V0, ये आएगा -U0। ये मैंने क्या डिस्टेंसेस लिए हैं, ये V0 लिख लिया, ये U0 बेटा। तो मेरे पास V0 कितना आ गया 2U0 के बराबर आ गया। अब 1/V - 1/U = 1/F, 1/V0 - 1/U U0 = 1/F बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? ओके, बट यहां पर हमें क्या फाइंड करना था, फोकल लेंथ। उसके लिए हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या गिवन है हमें, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इज 45 बेटा। तो ये डिस्टेंस कितना है, U + V0 इज 45। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, U0 + 2U0 = 45। U0 कितना आ गया 15, V0 कितना आ गया 30। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 1/30 - -1/15 = 30। ये कितना बनेगा 1 + 2, तो F कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है बेटा? क्या करना है, पहले हमें ये गिवन है कि रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड होती है, फिर हमने दूसरी साइड होती है लेंस के, तो इधर V0 मान लिया, इधर U0, तो V/U, U की वैल्यू -U0 पुट कर दी बेटा, ये आ गया। सेपरेशन कितनी है, V0 + U0 दे दिया, यहां से ये वैल्यू पता चल गई। अब फोकल लेंथ हम निकाल सकते। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय थिन लेंस आर इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 डिफरेंट पोजीशन। ध्यान से देखिए बेटा, साइज बराबर है बेटा,
इसका मतलब मैग्निफिकेशन बराबर है मैग्नीट्यूड में, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या बताया था बेटा आपको, u1 प्लस u2 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 24 बाय 2, ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 16, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा बेटा तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर मैग्निफिकेशन बराबर हो बच्चों। आगे बढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एट एन डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस produces a real image at a distance 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो x1 9 दे दिया बेटा, x2 25, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी x1 x2 बेटा। रूट लेंगे तो क्या आएगा, 9 का 3 बाहर आ गया, 25 का 5। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, लेंस having refractive index and focal length this which is in air, find the focal length of lens when placed in water। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसमें ये एक मीडियम में रखा गया है। अब अगर आप देखें तो एयर में फोकल लेंथ ये क्या होगी, म्यू लेंस -1 डिवाइड बाय 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। जब आप मीडियम में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंस डिवाइड बाय मीडियम -1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो FM ऊपर चला गया, FA नीचे चला गया। ऊपर क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, नीचे क्या है 1.6 1.2 8 -1। क्या ये बात समझ में आई? ऊपर सिर्फ लेंस का था, नीचे लेंस बाय मीडियम का है। अगर आप देखेंगे तो ये 0.6 है, ये माइनस कर दीजिए बेटा 1.28, ये हमारे पास 0.32 बचेगा। ऊपर चला जाएगा तो 60/32 इंटू 1.28। अब अगर आप इसको कट कर दें तो ये हमारे पास फोकल लेंथ कितनी थी बेटा, एयर में 12 थी। कितनी थी बेटा, ये 12। अगर आप इसे 2 से 4 से कट कर दें, ये 8 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 0.16 बेटा। तो ये हमारे पास हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा सा हो गया बेटा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, FM क्या बन जाएगा बेटा, 180 इंटू 0.16। ओके, एक सेकेंड, ठीक है, यहां तक तो ठीक लग रहा है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा, बट ये कोई, अच्छा ये सेंटीमीटर में था बेटा, ये किस में था बच्चों, सेंटीमीटर में। तो ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगर आपको mm में चाहिए तो 1.6 mm अब आंसर आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा आसपास। मल्टीप्लाई करके देखिए तो 288 mm बन जाए। समझे बेटा, ये सेंटीमीटर में था और ये किस में है, mm में। तो एक 10 का यहां मैंने सेंटीमीटर में पुट कर दी थी बेटा। क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहां पर जो एक और क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है बेटा आप लोगों के लिए, ये भी यही है। एक बाई कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ दिस इमर्ज्ड इन दिस। तो बतानी है फोकल लेंथ क्या हो। दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है, इसमें जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, इसमें 1.5। इसमें जिस मीडियम में डाला गया है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, इसलिए फोकल लेंथ पहले भी पॉजिटिव थी और लास्ट में भी फोकल लेंथ क्या आई है बेटा, पॉजिटिव। नेचर चेंज नहीं होगा। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो नेचर क्या रहेगा, सेम। नेचर रिमेन सेम। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। बट वहीं अगर हमारे पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हो तो हमारे पास नेचर चेंज होगा। अभी देखना बेटा आप, जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव हो जाएगी। मेरा साथ देंगे, वही मैं यहां पर करूंगा बेटा। 1/FA एयर में लिखेंगे तो 1.5 - 1, यहां मल्टीप्लाई में वो R1 R2 रहेगा।
मीडियम में लिखेंगे तो 1.5 बाय 1.6 -1 ये रहेगा। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, FM ऊपर चला जाएगा, FA नीचे, ऊपर 0.5 बच गया, नीचे क्या बच गया 1.5 माइनस 1.6 1.6, ये ऊपर चला गया बच्चों 1.6, ये क्या बचा -0.5 बेटा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -8, 16 आ रहा है, 8 आना चाहिए, अच्छा 16, ये बन गया हमारे पास 8 बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आप देखें तो FM कितना बनेगा, FM बनेगा -8 इंटू एयर में कितना था 20, तो ये आ जाएगा -160 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा -160। तो आप देख सकते हैं यहां माइनस है, यहां क्या था प्लस है। नेचर चेंज होगा अगर हमारे पास जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बाय चांस आप नहीं भी सॉल्व कर रहे तो आपको ये तो पता हो कि जा तो ये होगा या ये होगा। पता चले कोई बच्चा इसको ही मार्क करके आ जाए, अब उसका तो फिर कौन बचाए बेटा उसको, है ना। तो इस तरीके से आपको पता हो तो जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सही होने की वो बढ़ जाती है बच्चों। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाई कन्वेक्स लेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए बेटा, दिल से सपोर्ट करिए, मैक्सिमम सपोर्ट करिए। अब बाई कन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। इफ द रेडियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस पावर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ क्या होगी इक्यू कन्वेक्स, अगर दोनों की रेडियस सेम है तो मैं इसको लिखूंगा 2 म्यू -1 बेटा। आर कितना है 20 सेंटीमीटर, 2 म्यू कितना है 1.5 -1, तो ये कितना आ जाएगा 20। पावर क्या होगी बेटा 1/f, 1/20, ये पर सेंटीमीटर है, 100 से ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा 5 डायोप्टर। मीटर में करेंगे तो डायोप्टर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ऑफ द लेंस फॉर इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर फ्रॉम दिस। अब जो पावर है वो 1/f है बेटा, तो क्योंकि यहां जो चेंज है 2.5 में 0.1 है तो बहुत स्मॉल चेंज है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि -ΔF/f होगा बेटा। चेंज कितना है 0.1, कितनी में 0.25 में, -ΔF/f। हमसे क्या पूछा है रिलेटिव डिक्रीज, तो ये हमारे पास क्या होती है बेटा रिलेटिव एरर या रिलेटिव डिक्रीज। तो यही वैल्यू हमसे पूछी गई है, कितनी हो गई 1/25। इसको अगर आप लिखेंगे तो 0.04 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.04 बच्चों। क्लियर है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ आए हों। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कटिंग ऑफ लेंस के ऊपर। इसके ऊपर बेटा कटिंग ऑफ लेंस के ऊपर, अगर एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर P है, it is cut into two halves along the principal axis. Further, one piece out of the two is cut into two halves perpendicular to principal axis. ये दिखाया गया, पहले ऐसे कट दिए फिर ऐसे कट कर दिए। अब मैंने क्या सिखाया था बेटा, अगर ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहते हैं, वन शॉट वीडियो में हमने इसको देखा था, तो इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी बेटा ओरिजिनल के बराबर, तो इसकी पावर भी क्या रहेगी ओरिजिनल। तो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बेटा। तो P1 इज P, ये करेक्ट है। इनकी फोकल लेंथ बेटा प्लेनो जो बाई कन्वेक्स होता है वो होता है R/2 म्यू -1। प्लेनो कन्वेक्स जो होता है बेटा, प्लेनो कन्वेक्स होता है R/म्यू -1 यानी कि 2f। अगर फोकल लेंथ डबल हो गई बच्चों तो पावर क्या हो जाएगी आधी। तो बेटा P2 P3 ये करेक्ट हो गए। तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सी है फर्स्ट, और ये तो हमें यहीं से मिल गई थी बेटा कि ये अगर P है तो ये वाला P/2 नहीं हो सकता, तो हमें बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं थी। बट हम तो यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जेईई मेन में ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, टू कन्वेक्स लेंस of focal length 20 centimeter each are placed coaxially with the separation between them. The image of the distance object formed by the combination is dash from the first lens. अब ये क्या कह रहा है, टू कन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों 20 सेंटीमीटर।
आर प्लेस्ड, इस तरीके से बेटा ये F2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेपरेशन 60 सेंटीमीटर बिटवीन दैम। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी से रेज आएंगी बेटा तो कहां पर मीट करेंगी, 20 सेंटीमीटर पे मीट करेंगी बेटा। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, 40। 40 मतलब 2F2। अगर ये 2F2 है तो इमेज भी कहां बनेगी, 2F2 पे। कितनी दूर बनेगी बेटा, 40 सेंटीमीटर पे। क्या ये बात समझ में आई? मैं फिर से बता रहा हूं, इन्फिनिटी से आया तो पहले के फोकस पे, तो 20 है, 20 आ गया। तो ये कितना बच गया बेटा, 40, क्योंकि टोटल था 60। 40 मतलब इसका 2F2। अगर ऑब्जेक्ट 2F2 पे है तो इमेज भी कहां बनती है, 2F2 पे, तो वो भी 40 पे बना। तो फर्स्ट लेंस से डिस्टेंस कितना हो गया, 60 + 40, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए अब इस तरीके से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और जब ये पेपर में दिया जाता है बच्चे इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। 3 लेंस वाला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में भी अवेलेबल है बच्चों। पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, पहले ये 30 है, ये 50 है, तो 1/v1 माइनस 1/u1 इक्वल टू 1/v1 किसके बराबर होगा, 1/10 माइनस 1/30। 30 एलसीएम ले लो बेटा, 3 - 1, तो v1 कितना आ गया, 15। अब जब इसमें से रे निकली, मान लो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं इसको, तो ये 15 पे जानी थी बेटा, तो ये 5 है। तो ये जो फर्स्ट इमेज है ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो U2 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 - 5, ये कितना आ गया, 10। क्या ये बात समझ में आई? ये U2 हो गया। अब रे इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 1/v2 माइनस 1/u2 कौन सा, +10, और लेंस की फोकल लेंथ -10, ये कट गया बेटा, तो 1/v2 0, तो v2 कितना हो गया, इंफिनिटी। यानी कि ये रेज यहां से पास होने के बाद ये रेज कैसी चली जाएंगी बेटा, पैरेलल। अगर ये पैरेलल जाएंगी तो फाइनल इमेज कहां बनेगी बेटा, 30 सेंटीमीटर पे, इसकी फोकल लेंथ पे। तो कहां से डिस्टेंस पूछा है बेटा, ये 30 सेंटीमीटर फाइनल इमेज है, कहां से है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड लेंस, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ थर्ड लेंस, बट ये तो राइट की तरफ है, 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ थर्ड लेंस। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया हो बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में भी है। फिर इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नीट 2025 में भी आया था। एन इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल लेंस विच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट इज दिस। भाई पावर इक्विवेलेंट क्या होता है, 5 लेंसेज का सभी का सम, क्योंकि सभी इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5p, ये कितना है 25, तो इंडिविजुअल की क्या हो गई बेटा 5 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/p 1/5 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? फिर हमारे पास ये काफी पावरफुल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 and plano concave lens of refractive index μ2 have equal radius of curvature as shown in the figure। क्या ये दिख रहा है आपको बेटा? Find the ratio of radius of curvature to the focal length। तो भाई पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, ये होती है r/μ-1। दूसरे की क्या होगी, r/μ2-1, बट वो तो कनकेव है इसलिए क्या लगेगा माइनस। इक्वलेंट फोकल लेंथ, भाई दोनों कॉन्टैक्ट में है, 1/f1 + 1/f2। ये कितना है बच्चों, r/μ1-1, ये कितना है r माइनस का μ2-1। r अगर आप यहां पर एलसीएम लोगे बेटा, r अगर आप यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा μ1-1 माइनस μ2 + 1, ये कट गया बेटा, तो क्या बनेगा μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r। ये हमारे पास 1/, फोकल लेंथ है, तो रेशो चाहिए थी r/, फोकल लेंथ की, तो क्या बनेगा μ1 माइनस μ2, क्या बनेगा बच्चों μ1 माइनस μ2। क्या ये बात समझ में आई सबको? आगे बढ़ते हैं। अब बाई कन्वेक्स लेंस
इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज, प्लेनो कन्वेक्स लेंस ही यहां पर जोड़े हैं। वो प्लेनो कनकेव और कन्वेक्स थे, ये दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस है बच्चों। आर शोन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस आर मेंशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइकन्वेक्स। मैग्निफिकेशन बतानी है, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लें बेटा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f1 r μ1 - 1, दूसरे का r2 μ2 - 1 बेटा। ये हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1.5 - 1 15, 1.2 - 1 12, तो ये कितना आ गया 1/30। ऊपर 0.2 था, नीचे 120 160 आ गया बेटा। एलसीएम ले लो 62 + 1, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब हमसे मैग्निफिकेशन पूछी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी f/f + u। ये लेंस है ना बेटा, तो ये 20, ये 20 और ये -30, तो कितनी आ गई बेटा -2। तो क्या आंसर आ जाएगा -2। यहां पर ध्यान देना है, +2 भी अवेलेबल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये मिरर के ऊपर बेस्ड, ये भी नीट में ऑलरेडी आ चुका है बेटा। इसके सिमिलर या इसके ऊपर बेस्ड बेटा, क्या कह रहा है यहां पर? कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। A plane mirror is placed on the other side of the lens at distance 20 centimeter. Image produced by plane mirror is 5 centimeter. प्लेन मिरर की इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज सेकंड बाय मिरर है, इज इनसाइड द मिरर। तो इसका मतलब O2 यहां होगा, E1 यहां होगा, कितनी दूरी पे 5 सेंटीमीटर पे बेटा। जितनी दूर प्लेन मिरर से इमेज होती है उतनी दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये वाला जो V है, पहला V कितना मिल गया बच्चों हमें 15 मिल गया। फोकल लेंथ पता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो क्या हो गया बेटा 1/v1 - 1/u1 = 1/f। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आसान है बेटा, तो आप इन क्वेश्चन को खुद से जरूर करके देखिएगा, क्योंकि जब टीचर बता रहा होता है तो चीजें आसान लगती हैं, बट जब आप खुद करते हैं तब आपको पता चलता है कि रियल चैलेंज कहाँ है। क्या ये समझ में भी आ रहा है कि इस तरीके से सॉल्व करना था इसको? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 30 से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने अपने नोट्स में से उठाया है बेटा, और इसके ऊपर बेस्ड भी नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेई मेन में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा। मैंने आपको कहा कि उसमें भी बताया था कि अगर ये प्लेनो कन्वेक्स सरफेस हो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो, तो इसकी जो पावर इक्विवेलेंट फाइंड करनी है बेटा, वो आप 4 सरफेसेस की पावर इक्विवेलेंट लिखकर कर सकते हैं। ऊपर मैंने इस वीडियो की शॉर्ट थ्योरी में भी आपको बताया था। अब हमें क्या क्या गिवन है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेडियस गिवन है। हमारा तो काम ही बन गया। हैविंग रेडियस 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस दे दिया 20 एंड 30 फॉर देयर कन्वेक्स। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा? मुझे तो लगा था बराबर है, शुक्र है स्टेटमेंट पढ़ लिया। ये कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर। बीच में हमने वाटर डाल दिया बेटा यहां पर, तो बताना इक्विवेलेंट। तो इस केस में जब ये दोनों सरफेसेस फ्लैट हो बेटा, तो ज्यादा नहीं सोचना, सीधा सीधा चारों सरफेस की इक्विवेलेंट पावर लिखकर सॉल्व कर देना है बेटा। क्या होती है जब हम इसकी पावर लिखते हैं? μ2 यानी कि सेकेंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट माइनस फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, पहले का 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। दूसरा यहां देखेंगे तो ये सेकेंड मीडियम है, ये फर्स्ट है बेटा, क्योंकि रे ऐसे जा रही है ना। तो सेकेंड मीडियम का 4/3, फर्स्ट का 1.5 3/2 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप रे को ऐसे इंसिडेंट रे मान रहे हैं बेटा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा -20। तीसरी सरफेस के लिए यहां पर
जब आप देखेंगे तो रे ऐसे जाएगी, तो ये μ2 ये μ1, तो क्या आएगा 3/2 माइनस 4/3। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा +30, क्यों, ये इधर है और रे भी इस तरफ जा रही है बेटा। और लास्ट वाले के लिए फिर से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गए बेटा। ऊपर एलसीएम ले लीजिए, 6 8 माइनस 9, ये वाला 30, ये आ जाएगा 6 9 माइनस 8 बेटा। ऊपर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बेटा 120, और यहां पर भी क्या आ गया 180। अगर आप इसका एलसीएम ले लो 360, 3 प्लस 2 बेटा, तो एफ इक्वलेंट किसके बराबर आ जाएगा 360/5, यह आ गया 772 सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ में आई बेटा। अब अगर ये दोनों कन्वेक्स लेंस हैं, बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भर दिया और हमें फोकल लेंथ गिवन हो, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेडियस भी निकाल के कर सकते हैं बेटा, ऊपर वाला मेथड लगा सकते हैं, और ऊपर वाले क्वेश्चन पे ये सेकंड वाला मेथड भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। टू आइडेंटिकल इक्यू कन्वेक्स लेंस हैं, फोकल लेंथ गिवन है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो क्या मैं यहां से ये रेडियस निकाल सकता हूं बेटा, क्योंकि मुझे ये रेडियस चाहिए, तभी तो इस वाले कनकेव लेंस का फोकल लेंथ आएगा। तो रेडियस कैसे आएगा बेटा, एफ इक्वलेंट होता है r/2 म्यू माइनस 1, ये तो 1 हो गया, तो रेडियस फोकस के बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। तो ये जो बीच वाला लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 2, ये है 1.25 माइनस 1, तो ये आ गया -15/0.5 बेटा, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई। इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या होगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f, तो ये 30 एलसीएम ले लेंगे बेटा, 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ऊपर बच गया 3, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। तो आप यही फॉर्मूला ऊपर वाले केस में भी लगा सकते थे, तीनों की अलग अलग फोकल लेंथ निकाल के भी कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पॉसिबल हो तो बेटा हाइप भी करिएगा, ठीक है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करिए बेटा, वहां पर भी अपना जो रिव्यू है वो पोस्ट करिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। गिवन इज अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, और हमें क्या दे दिया सिल्वर दे दिया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईच साइड हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, वन साइड इज पॉलिश्ड फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड सो दैट इमेज गेट फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्टिव। ये तो बाद में करेंगे, पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं बेटा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्लास में लिखवाया जाता है बेटा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, अगर आपको याद है तो वो भी लगा सकते हैं। बट अगर मैं देखूं तो लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी r2 म्यू माइनस 1, मिरर के लिए फोकल लेंथ हो जाएगी -r/2, क्योंकि ये मिरर कैसा काम करेगा कन्वेक्स कनकेव मिरर की तरह। तो -1/f इक्विवेलेंट बेटा, 2/fl, fl क्या है r, ऊपर चला गया 2 म्यू माइनस 1, माइनस यहां क्या था मिरर, मिरर की जो वजह से क्या है -r/2। अगर आप यहां r कॉमन ले लें तो ये आ गया 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 म्यू 4 म्यू माइनस 2/r। तो बेटा f इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया -r/2 2 म्यू माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई। अब इस लाइन पे आता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड, ये अब लेंस बचा ही नहीं बेटा, ये क्या बन जाता है कनकेव मिरर बन जाता है। इस कनकेव मिरर से मैं कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखूं सच दैट इमेज उसी के ऊपर बन जाए, तो वो कितना डिस्टेंस होता है बेटा 2 टाइम्स f, तो ये u कितना होगा बेटा 2 टाइम्स f इक्विवेलेंट होगा, यानी कि r/2 म्यू माइनस 1 होगा। तो क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। फिर ये क्वेश्चन भी सिल्वरिंग के ऊपर ही बेस्ड है बेटा, क्योंकि सिल्वरिंग के ऊपर भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। अ थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is immersed in a liquid of refractive index 1.2, सराउंडिंग आ गई 1.2।
प्लेन साइड ऑफ द लेंस इज सिल्वर्ड, प्लेन साइड को सिल्वर कर दिया। देखिए सिल्वरिंग भी है और मीडियम में भी हमने इसको इमर्ज कर दिया बेटा। दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में लग रही है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन में ये मिलता है। बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, लेंस की फोकल लेंथ यहां क्या हो जाएगी, ये होगी 1.5 बाय 1.2 माइनस 1। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो गया बेटा, दूसरा हमारे पास माइनस आर हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया बच्चों, ये आ गया 0.3 1.2 और अंदर बच गया 1 बाय आर। तो ये क्या आ गया 1 बाय 4। क्या ये बात समझ रहे हैं बच्चों। अब इक्वलेंट कितना आएगा, -1 बाय एफ इक्वलेंट 2 बाय एफ एल -1 बाय एफ एम। भाई एफ एम तो प्लेन सरफेस को सिल्वर किया गया है, प्लेन साइड को, तो वो तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये क्या बच गया 2 बाय 1 बाय एफ एल कितना था ये, तो 1 बाय 2 आर बच गया। तो ये हमारे पास किसकी तरह काम करता है, एक माइनस साइन का मतलब क्या है बच्चों, इट एक्ट एज अ कनकेव लेंस। अब कहता है इट लेंस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कितनी बेटा, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 0.2 है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 0.1 मीटर आ गई। क्या आ गई बच्चों 0.1 मीटर। क्या ये बात समझ में आई। तो घबराना नहीं है देख कर कि मीडियम के अंदर है सिल्वर कर दिया, सिंपल लेंस की फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा, मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट ऐसे आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म हमें क्या, प्रिज्म का क्वेश्चन 24 23 18 17, पहले यहां पर देखिए 5 साल का ब्रेक आया, फिर लगातार 2 साल आया, उससे पहले लगातार आ रहा था। तो ऐसे ही मैंने आपको कहा कि मिरर के ऊपर, कर्व्ड मिरर के ऊपर काफी टाइम हो गया क्वेश्चन नहीं आया, तो कभी भी आ सकता है, इस बात का ध्यान आपको रखना है बच्चों। तो यहां पर प्रिज्म में क्या बता, हमें पता है एंगल ऑफ डेविएशन, जब ये रे ऐसे जाती है इधर बेंड हो जाती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन ओवरऑल रिप्रेजेंट कौन करता है, ये इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये होता है आई प्लस ई माइनस ए, R1 प्लस R2, ये दोनों एंगल का सम होता है ए के बराबर। मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं। I इक्वल टू ई होगा, R1 इक्वल टू ए बाई 2 होगा, और यहां पर जब आप इसको यूज करेंगे तो ये बन जाएगा इसके बाद। यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है कि सेम डेविएशन दो एंगल पे होती है बेटा, और वो दोनों एंगल पे आई और ई इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर बन जाता है हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला बच्चों। जब आप लिखते हैं यहां पर किसी भी एक पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के जब आप वैल्यू पुट करते हैं, साइन आई की वैल्यू पुट कर दी हमने यहां, और आर की वैल्यू ए बाई 2। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्यों, मैंने कहा यहां स्नेल्स लॉ लगा के आएगा तो म्यू है, सराउंडिंग का हम जनरली एयर ले लेते हैं, अगर कुछ और आ गया तो वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फिर एक ये क्वेश्चन है बेटा, एक कंडीशन है कि फाई मिनिमम इक्वल टू ए, जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे फाई मिनिमम इक्वल टू ए बेटा, तो ये बन जाता है 2 cot a बाई 2। जेई मेन में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एक बार इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड भी नीट में आया था। हमने उसका एक शॉर्ट बना के भी डाला था कि म्यू की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। तो म्यू की वैल्यू 2 से छोटी और √2 से बड़ी होगी जब हमारे पास ये कंडीशन होगी बेटा। क्लियर है। तो वो हमने एक केस में डिस्कस किया था। मुझे लगता है यहां कॉस की जगह कॉस की कॉट की जगह कॉस था बेटा। क्या था बच्चों, यहां कॉस a बाय 2 था, गलती लगी, कॉस a बाय 2 था बेटा। यहां पर क्या था, कॉस a बाय 2 था। क्लियर है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया था कि जो म्यू की वैल्यू है वो 2 से छोटी और √2 से बड़ी होनी चाहिए। ये नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन म्यू -1 इंटू ए है। जो बाकी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती थी, डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, डेविएशन, मीन डेविएशन, वो सारा सिलेबस में से कट चुका है बेटा। तो इतना ही है हमारे सिलेबस में, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अभी अभी हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है
उसमें रे ऑप्टिक्स का टेस्ट होकर हटा है बेटा। काफी बच्चे जो है वो हैरान हो गए इस तरीके के क्वेश्चन देखकर बेटा। उनको भी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन हमने दिए थे। इनमें से कुछ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड filled in an equilateral hollow prism is this. Angle of minimum deviation for the liquid will be. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या होता है a/2, ये 30 डिग्री हो गए बच्चों। अब हमें मिनिमम डेविएशन फाइंड करनी है तो हमें आई और ई की वैल्यू चाहिए होगी बेटा, सीधा सीधा तो आ नहीं सकता। तो अब मैं क्या लगा दूंगा 1 इंटू साइन आई, म्यू कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म का √2, साइन R1 साइन 30, तो ये कितना बन गया बेटा साइन आई √2 1/2, तो ये आ गया 1/√2 बेटा। तो हमारे पास आई कितना आ गया 45। अगर मैं देखूं मिनिमम डेविएशन पे आई प्लस ई माइनस ए, भाई आई और ई तो बराबर होते हैं, मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे आई और ई तो बराबर होते हैं, तो ये कितना आ गया 90, ये 60, तो मिनिमम डेविएशन कितनी आ गई बेटा 30। क्या ये बात समझ में आई? देखिए पहला ही क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन when incident on a prism having angle of prism equal to 60 डिग्री। आप किसी भी क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बेटा खुद से ट्राई कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वही बात हो गई बेटा। किस केस में मिनिमम डेविएशन, ये तो वही हो गया। R1 R2 कितना हो गया बेटा 30, म्यू √2, तो यही डाटा हो गया बेटा। म्यू कितना है √2, R1 R2 30 डिग्री, तो आई कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। ये तो फिर गलती से मिस्टेक हो गई बेटा, है ना, ये 45 डिग्री, सेम क्वेश्चन ही उठ गया। फिर कहता है बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज दिस, मिनिमम डेविएशन 75 डिग्री है। प्रिज्म का एंगल इन प्रिज्म ऑफ डेंस इज फाउंड टू बी, एक मिनट, फॉर अ 75 डिग्री प्रिज्म, ओ माय गॉड, यहां समझना है बेटा प्रिज्म का एंगल है 75 डिग्री। ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ 75 डिग्री प्रिज्म ऑफ अ डेंस ग्लास इज फाउंड टू बी 45 डिग्री बेटा। तो जो हमारे पास मिनिमम डेविएशन है वो 45 डिग्री है एयर में, इन एयर। 15 डिग्री व्हेन इमर्ज्ड इन अ सर्टेन लिक्विड, जब किसी लिक्विड में इमर्ज कर दोगे तो ये 15 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होगा? देखिए जब मैं एयर में परफॉर्म कर रहा हूं तो लेंस डिवाइड बाय, लेंस की जगह प्रिज्म आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय एयर, ये क्या आएगा साइन मिनिमम डेविएशन 45 प्लस ए डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन a/2। अब ज्यादातर बच्चे यही रुक जाते हैं कि यार साइन 75/2 तो पता ही नहीं, या फिर वो सोचते चल तुक्का लगा लेंगे, 37 की वैल्यू तो पता है तो उसके पास ही है, जरूरत नहीं है। दूसरे केस में लिक्विड है, मिनिमम डेविएशन कितनी है 15, एंगल 75/2। भाई आप ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डिवाइड कर दो, ये कट गया, प्रिज्म का कट गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये सीधा सीधा ऊपर चला गया बेटा, क्या बच गया लिक्विड का। यहां पर क्या था 45 प्लस 75 120/2 साइन 60 √3/2, यहां क्या है 90/2 45 1/√2, तो कितना आ गया √3/√2 आ गया बेटा। क्या आ गया √3/√2। ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स से भी उठाए और ये तो मैंने खुद ही लिख दिया। मैं ढूंढ रहा था असाइनमेंट में क्वेश्चन है बट मिला नहीं, वो 2-3 बार असाइनमेंट मैंने शफल करके देख ली, क्योंकि असाइनमेंट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो कई बार एक क्वेश्चन हमें मिलता नहीं है। तो क्या कहते हैं रे सफर, तो मैंने लिख ही दिया सेम डेविएशन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, फाइंड द डेविएशन। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करके देखिए बेटा।
वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा। किया सबने, ट्राई किया बेटा सबने? ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा, सेम डेविएशन है कहां पर, दो एंगल पर, जब एंगल 25 है, जब एंगल 55। तो डेविएशन बतानी है कितनी होगी। तो अब डेविएशन के लिए क्या चाहिए होता है, आई प्लस ई माइनस ए। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए तो 60 है, आई हमें पता है 2, बट ई नहीं पता। तो मैंने क्या बताया था बेटा, ये जो I2 होता है वही यहां पर E2 होता है। ये मैंने ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स में भी लिखवाया बच्चों, I1 और यहां पर जो E2 होगा वो I1 के बराबर होगा, ये E1 है बेटा। क्या ये बात समझ में आई? ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज होती हैं। तो जब ये 25 है तो ये 55 है और ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया था, तो डाटा कुछ उस तरीके से रख दिया है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म with the refractive index n is coated with the material having refractive index n by 2। यहां हमने इसकी कोटिंग कर दी बेटा। ये कितना है, n by 2। एग्जिट सरफेस कौन सी होती है, जहां से बाहर निकलना हो। When this prism is set for minimum angle of deviation, it exactly meet the condition of critical angle। जब ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन में होगा तो ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन को मीट करता है, यानी कि रे यहां पर ग्रेस करेगी। तो R2 कितना होगा बेटा, R2 होगा थीटा सी के बराबर, विच इज साइन इनवर्स बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय अंदर वाला 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, 30 डिग्री पे। तो ये हमारे पास R2 आ गया। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, R1 प्लस R2, और वो दोनों क्या होते हैं, मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे बराबर। तो ये 60 होगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 60। वहां पर मिनिमम डेविएशन पे R1 R2 क्या होता है बेटा, बराबर हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज दिस, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ अ प्रिज्म। आ गया ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों। तो क्या कंडीशन थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 cos a/2। ठीक है, ये √3 है, ये by 2 हो गया, cos a/2। तो ये 6a/2 किसके बराबर आ गया बेटा, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो a किसके बराबर आ गया बेटा, 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? अब ये क्वेश्चन आपके लिए कितना छोटा हो गया अगर आपको ये कंडीशन है पता है, नहीं तो ये आपके 30-40 सेकेंड तो आराम से खा सकता था। और इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी तरीके का ये है, थोड़ा अलग है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज होता है बेटा। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, इट्स वन सरफेस इज सिल्वर्ड। अगर आपको लगता है कि ये रिजल्ट यहां से कैसे आया बेटा, तो हमारी वन शॉट जेई मेन PYQ देख लीजिए बेटा, उसमें हमने इस रिजल्ट को डिराइव भी किया हुआ है। Angle of prism is A, one surface is silvered, light ray falls at an angle of incidence 2A, at an angle of incidence 2A बेटा। एक लाइट रे फॉल करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस 2A पे, एंगल ऑफ प्रिज्म A है, रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ, ये वाली सरफेस सिल्वर्ड है, ये सेम पाथ से रिटर्न बैक कब होगी बेटा, जब ये यहां नॉर्मल स्ट्राइक करेगी तभी रिटर्न बैक होगी। तो R2 क्या हो गया, 0। तो R1 किसके बराबर हो गया, A के। अब हमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए बेटा, साइन 2A इक्वल टू म्यू साइन A। 2A को क्या लिख सकते हैं, साइन A कॉस A। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन A। साइन A से साइन A कट गया बेटा, तो म्यू किसके बराबर आ गया, 2 cos A। क्या ये बात समझ में आई बच्चों सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज दिस, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, देन द एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। ये भी नीट में आया हुआ है बेटा, ये नीट PYQ का ही क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot A/2 है, ये उसी का अधूरा पार्ट है जो हमने पीछे यूज किया बेटा। साइन एंगल ऑफ प्रिज्म, देन A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इनके बीच में रिलेशन निकालना है।
तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन a/2। अगर आप इस कॉट को देखें तो कॉट को क्या लिखा जा सकता है बेटा, यहां पर अगर मैं कट कर दूं और इसको ऐसे लिखूं, कॉट होता है cos a/2 sin a/2। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पर अब ये साइन है, ये कॉस है, तो साइन जब आप लिखते हैं कॉस को तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा होता है। तो यहां पर आप इसको क्या लिख दोगे, a/2 प्लस माइनस 90, ऐसे सॉरी, इसको आप क्या लिख दोगे बेटा, 90 प्लस माइनस a/2। ये नीट पीवाईक्यू में भी किया है, उसमें डिटेल में सारे स्टेप लिखे हैं। इस कॉस को क्या लिख दिया, 90 प्लस a/2, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 90। अब अगर आप 2 को भी कैंसिल कर दें, काट दें, तो ये क्या बनेगा, प्लस a 180 प्लस माइनस a बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दो आंसर बनते हैं, यहां पर क्या बनते हैं, या तो मिनिमम डेविएशन 180 माइनस 2a होगा, या फिर मिनिमम डेविएशन 180 होगा। 180 हो नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक का केस हो गया, तो क्या बच गया बेटा, 120 माइनस 2a। तो 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई। ये 180 क्यों नहीं हो सकता बेटा, प्रिज्म में से ये तो रिफ्लेक्ट बैक होने का केस हो गया, तो हमें तो मिनिमम डेविएशन निकालनी है। ओके, फिर अगर आप देखें बेटा, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी नीट में ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वन ऑफ द फेस ऑफ द प्रिज्म एंगल इज ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल ए, द इमर्ज नॉर्मली ऑन द ओपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के ओपोजिट फेस से नॉर्मल निकल जाती है बेटा, तो यानी कि R2 क्या हो गया, 0, ऐसे रे आई और ऐसे निकल गई बेटा, ठीक है, तो R2 क्या हो गया, 0, तो R1 कितना हो गया, A। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो ये क्या आ गया बेटा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन ए। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर एंगल हमारे पास स्मॉल हो, अज्यूम टू बी स्मॉल, तो हम यहां पर आई को क्या लिख सकते हैं, म्यू ए। इफ एंगल्स आर स्मॉल तो आई बिकम्स नियरली इक्वल टू म्यू ए। इसने वर्ड यूज किया है नियरली, नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू ए। सॉरी बेटा, उम्मीद करता हूं पिछले किसी वीडियो में मैं नहीं आगे आया हूँ। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा। फिर आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 25, 24, 21, 18, 16, 15, 14। और कमाल की बात क्या है, इनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है। ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल। सिर्फ 2-3 बार, एक तो 15 वाला क्वेश्चन खतरनाक है, उसका आप नीट पीवाईक्यू वीडियो जरूर देखिएगा बेटा, वो क्वेश्चन का रिजल्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। कहता है इन अ माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव is having focal length this, eyepiece is of focal length this and the tube length is 32. The magnification produced किसके बराबर होगी, by this microscope in normal adjustment। तो माइक्रोस्कोप का भाई, इसका अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा तो मैंने लास्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर एनसीईआरटी क्या कह रही है, बुक्स क्या कह रहे हैं, वो दोनों आपको केसेस बताए थे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वहां रहती है, एनसीईआरटी का पेज, बुक का पेज, दोनों वहां पर कंपेयर करके दिखाए थे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वन शॉट में बहुत जोर लगाया था, इसलिए मैंने यहां पर फिर से फॉर्मूला नहीं लिखे कि अगर मैं ब्रीफ में लिखूंगा तो वो समझ नहीं आएंगे। अगर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डाउट है तो वन शॉट जरूर देखिए बेटा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 32 है, ये 2 है, ये 25 होता है इन जनरल, ये 4। किसी किसी क्वेश्चन में डी बदल भी देता है बट वहां मेंशन होगा बेटा। तो ये कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया। ये देखिए बेटा, इफ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ दिस फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी वही आ गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी क्लोज टू, ये भी हमारे पास कुछ वैसा ही है बेटा। तो ये क्या है 375, ये क्या है 150, डिवाइड बाय एल बाय एफ नॉट कितना है 5 है, डी कितना है बेटा 25, एफ ही हमें निकालना है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा,
तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा, देखिए इसने लिखा है क्लोज टू, तो क्लोज टू आ जाएगा 22 के। ठीक है, कटिंग कर लेंगे ना, डिवीजन कर लेंगे यहां पर इस तरीके से बेटा। तो ये हमारे पास कहां गड़बड़ हो गई, 10 कहां गई भाई, 10 कहां गई, हाँ 10 कहां गई, ये बेटा 25 सेंटीमीटर है, तो 250 mm आना था, यहां 0 लगनी थी, तो ये 0 आ गया। डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यहां हम mm में पुट कर रहे हैं सब कुछ, तो 250 mm आना था। ओके, ये क्वेश्चन इसीलिए यहां पर कंसीडर किया गया था बेटा। ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास नीट पीवाईक्यू का है। अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल में बड़ा लेंस क्यों लिया जाता है, ये भी वन शॉट में लिखा था। लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज, यस। शार्प एंड ब्राइट इमेज बनाता है बेटा। लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ज्यादा लाइट गैदर करेगा तो बढ़िया क्लियर इमेज बनेगी। लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन, ये अब हमारे पास एंगुलर रिजॉल्विंग पावर कट गया बेटा, तो वहां ये रेजोल्यूशन अपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, तो सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर अ टेलीस्कोप बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईपीस इज दिस एंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सी एडजस्टमेंट है, नॉर्मल। इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो लेंथ किसके बराबर होती है, एफ नॉट प्लस एफ पी। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, एफ नॉट बाई एफ पी, तो एफ नॉट कितना आ गया, 2fp, पहले में पुट कर दो बेटा, तो 2fp प्लस fp कितना आ गया बच्चों, 30, तो fp कितना आ जाएगा बच्चों, 10। हमसे किसकी पूछी है फोकल लेंथ, हमसे फोकल लेंथ पूछी है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, देन द, ये बोला है देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी आएगी बेटा, 20 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही है। क्या कहता है, ध्यान से देखिए, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये हमने असाइनमेंट में से उठाया बच्चों, हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ दिस, to view an object 20 centimeter away from the objective the lens must be separated। ये भी हम क्लास में कराते हैं बेटा। यहां पर अब लेंस की तरह काम नहीं कर रहा, साथ में एक यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक टेलीस्कोप की तरह काम नहीं कर रहा, साथ में एक लेंस की तरह भी काम कर रहा है बेटा। ये आईपीस है, कहता है एक ऑब्जेक्ट है 200 सेंटीमीटर दूर है, ये ऑब्जेक्टिव है जिसकी फोकल लेंथ 40 है, आई पीस की फोकल लेंथ 4 है। द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड, इनके बीच में सेपरेशन क्या होनी चाहिए, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, 1/v0 माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f0। तो जब आप देखेंगे तो 1/v0 1/40 माइनस 200, 200 किसके बराबर आ गया, 5 माइनस 4, तो v0 कितना आ जाएगा बेटा, 50 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज है ये यहां बनेगी बेटा। अब अगर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पता है तो ये जो UE है दिस इज लेस देन इक्वल टू FE बेटा, तो जो लेंथ है वो नियरली किसके बराबर होगी, F0 प्लस FE, यानी कि 50 प्लस 4 54 सेंटीमीटर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बेटा, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता था, ये मिनिमम कितनी हो सकती है, ये होगी F0 प्लस DFE डिवाइड बाय D प्लस FE। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 52 और 53 के आसपास आ जाएगा, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से 54 आंसर ले लेना चाहिए। तो ज्यादातर केसेस में F0 प्लस FE ही ये होता है। अगर यहाँ बहुत क्लोज ऑप्शन होती 52 53 तब आपको ये चेक करके देखना पड़ेगा बेटा। क्लियर है। तो इसके साथ ही ये हमारी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट 2026 फिजिक्स
की डिस्कशन खत्म होती है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी ज्ञानिस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप हाइप कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।